हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 6 का 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कविता है। कविता का नाम है फागुन में सावन। तो फागुन एक हिंदी महीने का नाम है और फागुन में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं। कौन कौन से त्योहार आते हैं आपको पता है? तो फागुन में होली आती है। तो फागुन का महीना वर्षा का समय नहीं होता, तो इस माह में असमय वर्षा का कवि ने जो है शिवमंगल सिंह सुमन वो अभिनंदन करते हैं। धरती से उठने वाली सौंधी सुगंध, महकते हुए उपवन और जो पत्र विहीन टहनियाँ हैं, यानी पत्तों के रहित, पत्तों के बिना जो टहनियाँ हैं, उनके ऊपर कौंपलें यानी कि एकदम चमकती हुई छोटी सी नई नई पत्तियाँ जो आती हैं, वो कवि के जो मन है उसमें खुशी भर देती हैं। उनका मन जो है वो खुशी से झूम उठता है। तो सुबह से धूल भरी हवाएं चल रही थी, शाम होते होते ही बादल छा जाते हैं। तो कवि को लगता है कि बसंत की सुहावनी रातों में किसी दुखी की आंखों से पानी बहा है, जो वर्षा के रूप में धरती पर बरसा है। तो इसी का वर्णन कवि ने कविता में किया है। तो इस कविता में जो असमय वर्षा होती है उसका वर्णन किया गया है, और जो सावन के गीत होते हैं वो गाने के लिए कवि का मन मचल उठता है। तो कविता हम शुरू करते हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन, कि आज न जाने कहाँ से फागुन के महीने में पानी बरस रहा है, मानो फिर सावन आ गया है। सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल। तो सुबह तो धूल भरी हवाएं चल रही थी और शाम होते ही बादल छा गए। बासंती रातों में बरसा किन आँखों का जल। तो बासंती, बासंती का अर्थ यहाँ पे लिया गया है बसंत की सुहावनी रातों से। तो बसंत की सुहावनी रातों में किसी दुखी की आँखों से बहा पानी वर्षा के रूप में धरती पर बरस रहा है। पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन। तो पतझड़ के कारण, पतझड़ यानी कि पतझड़ का जो मौसम होता है जिसमें पेड़ों की के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पत्र विहीन हो जाते हैं पेड़। तो पतझड़ के कारण वृक्षों के पत्ते झड़ चुके हैं। पुलक, पुलक का अर्थ यहाँ पर लिया गया है प्रसन्न से। पुलक उठा यौवन, तो जल की बूंदों के पड़ने से डालियों पर फिर से नई पत्तियां निकलने लगी हैं और वृक्षों पर फिर से यौवन आ गया है। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। तो आज न जाने कहाँ से फागुन के महीने में पानी बरस रहा है, मानो फिर सावन आ गया है। पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन। तो पतझड़ के कारण वृक्षों के पत्ते झड़ चुके हैं, उनकी डालियां पत्र विहीन हो गई हैं। जल की बूंदों के पड़ने से डालियों पर फिर से नई पत्तियां निकलने लगी हैं, वृक्षों पर फिर से यौवन आ गया है। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन। तो सौंधी सौंधी का अर्थ यहाँ पर लिया गया है जो बारिश के बाद में मिट्टी से जो भीनी भीनी खुशबू आती है ना, उसी को कहा गया है सौंधी सौंधी, हल्की हल्की जो खुशबू आती है। तो वर्षा की बूंदें गिरने से मिट्टी गीली हो गई है और उससे हल्की हल्की सुगंध आ रही है। गमक उठा है उपवन, और गमक का अर्थ यहाँ पे लिया गया है महक से। तो उपवन, बाग बगीचे भी उत्साह से भर उठे हैं। बिजली कौंधी आसमान में, धरती में सिहरन। तो कौंधी का अर्थ यहाँ पे लिया गया है चमकना, और सिहरन का अर्थ लिया गया यहाँ पे कांपना यानी कंपन करना। तो आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही है और धरती का मन प्रसन्नता से झूम उठा है। होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। तो फागुन का महीना है, होली के दिन है। अब तो फाग यानी फागुन के महीने में एक गाना गाया जाता है जो बहुत पहले से लोग गाते आए हैं। तो फाग यानी कि होली के जो गीत होते हैं
वो चाहिए, पर वर्षा हो जाने के कारण मन जो है वो कजली यानी कि सावन के जो गीत होते हैं वो गाने के लिए मचल उठा है कवि का मन। तो आज न जाने कहाँ से असमय में सावन का समा बंध गया है, न जाने सावन कहाँ से आ गया है। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में। थिरकना, थिरकना का अर्थ यहाँ पे लिया गया है नाचने से। तो वर्षा हो चुकी है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई है, इसलिए आंखों में हरियाली के जो स्वप्न है वो नाचने लगे हैं, पुतलियों यानी आंखों में। अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में। तो अलियों, अलियों का अर्थ यहाँ पे लिया गया है जो भंवरे होते हैं और जो फूलों पे मंडराते हैं, और उन्माद का अर्थ यहाँ पे लिया गया है पागलपन से, यानी कि पागलों के जैसे नाचने लग जाते हैं ना वैसे। तो और शोखी का अर्थ यहाँ पे लिया गया है चंचलता से। तो अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में, तो कलियां चटक उठी हैं, उन पर भंवरे गूंज रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन धन रस धन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। तो हे रस के रूप में बरसने वाले बादल, तुम जीवन रूपी धन को देने वाले हो। तुम्हारे ही कारण पूरी प्रकृति रसमयी हो उठती है, किंतु तपन अथवा उष्णता जो गर्मी होती है उसका भी महत्व है, क्योंकि तुम भी तो तभी बनते हो जब धरती पर गर्मी होती है। तो आज न जाने कहाँ से फागुन में असमय आकर तुमने धरती का रूप ही बदल दिया है। जब धरती के ऊपर गर्मी बढ़ेगी तभी आकाश में पानी बढ़ेगा और बादलों में पानी आएगा, तो गर्मी होना भी आवश्यक है और बारिश होना भी आवश्यक है। इसीलिए कवि ने बारिश का इतना सुंदर वर्णन हमारे सामने किया है। तो अभी हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो प्रश्न में सबसे पहले मौखिक प्रश्न देखते हैं। मौखिक का पहला प्रश्न है, कवि किस बात पर आश्चर्य कर रहा है। तो फागुन के महीने में अचानक सावन के आ जाने पर कवि आश्चर्य कर रहा है। बादलों के आने पर क्या हुआ। बादलों के आने पर बहुत वर्षा हुई। बसंत ऋतु में प्रकृति कैसी दिखती है। तो बसंत ऋतु में प्रकृति प्रसन्नता से भर जाती है, वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, चारों ओर फूलों और हरियाली की छटा होती है। घ है, होली में क्या गाने का मन करता है। तो होली में कजली गाने को मन करता है। अभी हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, असमय वर्षा होने से कैसे लगता है। अपने शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो असमय वर्षा होने से प्रकृति नहाई सी लगती है। कविता में सुबह और शाम के दृश्य में अंतर आ गया है। सुबह के समय तो गर्मी के कारण सूखी धरती से धूल उड़ रही थी और शाम को बादलों के आ जाने से शीतलता छा गई है। ख है, जीवन धन और रस घन शब्दों द्वारा किसकी ओर संकेत किया जा रहा है और क्यों। तो जीवन धन, बादल जीवन रूपी धन है, वे चारों ओर वर्षा द्वारा जीवन प्रदान करते हैं और धरती हरी भरी होकर समृद्ध लगने लगती है। रस घन, बादल रस अर्थात जीवन के आनंद से भरे होते हैं। बादलों का जल आनंद के रूप में बरसता है और सब तरफ खुशी छा जाती है। ग है, कष्ट के बिना सुख का भी कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा क्यों कहा गया है। तो धरती तपती है तभी वर्षा की बूंदों से शीतलता का एहसास होता है। इसी प्रकार जीवन में भी सुख का महत्व तभी पता चलता है जब व्यक्ति दुख और कष्टों से खूब तपा हो। घ है, सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल। इन पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि मौसम अचानक बदल गया है और बेमौसम बादल घिर आए। दूसरा है, सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन। तो इन पंक्तियों में कवि किस तरह के वातावरण की कल्पना कर रहा है। तो पानी बरसते ही गीली मिट्टी की सुगंध से उपवन
महक उठा। अभी आगे है सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो पहला है, पतझड़ की डालें असमय वर्षा होने से कैसी हो गई है। तो उनमें यौवन पुलक उठा। ख है, होली में कवि का मन किसके लिए ललचाया। कजली गाने के लिए। ग है, पुतलियों में किसका स्वप्न थिरकने लगा। हरियाली का। आगे है, सोच कर लिखिएगा प्रश्न। जब हम प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तो हमारे कौन कौन से गुण उजागर होते हैं। तो प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करने से हमारे हृदय की कोमलता, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध, पर्यावरण संरक्षण की भावना, तल्लीनता, मुग्ध होने का भाव, प्रशंसा करने का गुण तथा कल्पनाशीलता आदि गुण उजागर होते हैं। इसमें आप अपनी तरफ से भी और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं भाषा से, पाठ के नीचे का जो व्याकरण है उसकी तरफ। तो भाषा से का पहला प्रश्न है समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे शब्द है पहला पुलक, पुलक का है प्रसन्नता। अली भंवरा, सौंधी सुगंधित, गमक महक, थिरकना नाचना, घन बादल। अभी जीवन धन का अर्थ है जीवन रूपी धन। तो इस कविता को पढ़कर हमें ऐसे ही कुछ और शब्द बनाने हैं, जैसे यौवन धन, मन उपवन, रस घन, जैसे एक राइमिंग वर्ड टाइप होते हैं ना, वही वाले। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है हमें। तो येलो पट्टी में आपके पास शब्द है। पहला है बरसात में गाया जाने वाला गीत कजली। ख है जहाँ तरह तरह के फूलों की क्यारियां हो, उपवन। ग है जिस मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़। घ है जब पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, बसंत। ड़ है बरसात का महीना, सावन। प्रश्न संख्या 4 है, वचन बदलकर हमें वाक्य फिर से लिखने हैं। तो पहला है बच्चा खेल रहा है, तो बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा है बंदर पेड़ से नीचे कूद पड़ा, तो बंदर पेड़ से नीचे कूद पड़े। तीसरा है वह कल मेरे साथ था, तो वे कल मेरे साथ थे। चौथा है बादल आने पर क्या हुआ, तो बादलों के आने पर क्या हुआ। प्रश्न संख्या 5 है, शब्दों के भेद यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज और आगत, ये हमारे पास शब्द हैं। तो यहाँ पे तद्भव शब्दों के तत्सम रूप हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला है जैसे फागुन, तो फागुन का फाल्गुन। मिट्टी मृत्तिका, रात रात्रि, आँख अक्षी, सपना स्वप्न, सावन श्रावण, मोल मूल्य, कान कर्ण। अभी है प्रश्न संख्या 6, सही शब्द से कविता पूरी करनी है हमें। यहाँ पे ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं। तुमको अबीर लगानी है, होली आज मनानी है, प्रतिकार करो इनकार करो, पर रंगों को स्वीकार करो। रंगों से देह भिगानी है, होली आज मनानी है, भर पिचकारी बौछार जो मारी, भीगी चुनरी भीगी सारी, अपने रंग में रंगने की ठानी है, होली आज मनानी है। अबीर गुलाल तो बहाना है, इरादा दिलों को मिलाना है, करनी कुछ नादानी है, होली आज मनानी है। तो ये हमारी कविता पूर्ण हो गई है। ब्रैकेट वाले शब्द इसमें हमें लिखने हैं छांट कर। तो अभी हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको प्रश्न उत्तर और कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।